हेलो बच्चों, क्या हाल है। क्या हाल है भाई, कोई जवाब तो दे दो। सब बढ़िया है। कोई तो बोल दो हाँ सर हम बढ़िया हैं, और घर में बढ़िया रह के मंगल कामना करते हैं कि आप भी बढ़िया से होंगे। कोई तो बोल दो। हम्म। नहीं सर, आप हमको पढ़ा पढ़ा के परेशान करते हो, हम आपके मंगलमय की कामना क्यों करें, है ना। चलो भैया, कोई बात नहीं। आप हमारे लिए कोई काम ना करें या ना करें, हम हमेशा आपका भला चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप रोज नहाए धोएं। नहा के आए आज? यस सर। नहा के आए हो? अच्छा। ब्रश नहीं किया था फिर, है ना? किया था सर। किया था। अच्छा, ठीक है। चलो फिर, लास्ट क्लास में अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू किए थे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते काफ़ी हमने कवर कर लिया था, डिफरेंट प्रोसेसेस देख रहे थे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ये वाला किए थे जो आपकी स्क्रीन पर है शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने बताना था इन प्रोसेसेस में से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो फर्स्ट केस में हमने देखा था ये नीचे वाला एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है। सेकंड केस में ये ऊपर वाला एडियाबैटिक था, नीचे वाला आइसोथर्मल था। थर्ड केस में ये नीचे वाला एडियाबैटिक था और ऊपर वाला आइसोथर्मल था, राइट। तो मतलब कैसे देखा था, बेसिकली dp बाय dv का जो मैग्नीट्यूड है वो एडियाबैटिक के लिए जो होता है इट इज ग्रेटर देन dp बाय dv का मैग्नीट्यूड फॉर आइसोथर्मल। हमने ये स्लोप निकाला भी था, है ना। तो यहां तक अपन लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। हमने देखा था कि इसकी प्रोसेस इक्वेशन होती पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस की। लेकिन हमने इसे डिराइव नहीं किया था, हमने ये भी नहीं देखा था कि गामा आखिरकार क्या होता है। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को ही। क्या है हमारे पास इक्वेशन है पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब देखो, ये तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। बेसिकली क्या बताता है कि अगर इस एडियाबैटिक प्रोसेस की जो लाइन है, इसी लाइन के ऊपर मैं दो पॉइंट्स लूँ P1 V1 और P2 V2, तो उनके बीच में रिलेशन हो जाएगा P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। जहाँ गामा क्या था, वैसे आपको याद ही है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ही है। मैंने फिजिक्स में अभी तक गामा नहीं बताया, बस मैं लिखे जा रहा हूँ, बाद में देख लेंगे गामा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो पीवी टू पावर गामा आपका कांस्टेंट है इसी का मतलब ये है, ओके। बट अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालने की जगह मैं निकालना चाहूँ लेट से टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो क्या बोलूँगा। देखो भैया, वॉल्यूम तो है ही, बस प्रेशर को हटा के टेम्परेचर डालना है ना। अब देखो, सीधे यूज करना है इसी इक्वेशन में, यूज करिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को एलिमिनेट करना है तो प्रेशर की जगह क्या डाल सकते हो आप, एन आर टी बाई वी डाल सकते हो। जब आप एन आर टी बाई वी डालोगे प्रेशर में, तो एन और आर क्योंकि कांस्टेंट है उसको आप आर एच एस में ले जाके कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दोगे, कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में बस प्रेशर की जगह टी बाई वी डाल दूंगा। प्रेशर की जगह क्या डाल दूंगा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय वॉल्यूम, है ना, ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा दिस मीन्स टेम्परेचर बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम टू पावर गामा इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। ये वी है, गामा नहीं है। दिस इंप्लाइज टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू पावर गामा माइनस वन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। ये हमारी इक्वेशन बनेगी टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में। नाउ लेट्स से आपसे कोई बोले नहीं मेरे को टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर में। तो मतलब क्या नहीं चाहिए होगा, वॉल्यूम नहीं चाहिए होगा आपको। तो यहाँ क्या करोगे, वॉल्यूम की जगह आप मतलब वॉल्यूम को एलिमिनेट करोगे इस इक्वेशन से यूजिंग दिस सेम इक्वेशन।
वॉल्यूम की वैल्यू क्या डाल दोगे, टेम्परेचर बाय प्रेशर, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम की जगह जैसे आप टेम्परेचर बाय प्रेशर डालोगे क्या मिलेगा, प्रेशर इंटू टी बाय पी होल टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज प्रेशर रेज टू पावर 1 माइनस गामा टी टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। आई विल सजेस्ट कि आप इन इक्वेशंस को याद रखें। ठीक है, मुझे मालूम है एक स्टेप में आ जा रहा है, बट फिर भी याद रखें, बेटर रहेगा, क्योंकि यूज काफी ज्यादा होता है इन इक्वेशंस का। नहीं याद रहे तो परेशानी वाली बात नहीं है, बट याद रहे तो बेटर है, और कोई बात नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर अगर याद नहीं है तब भी जीवन चल जाता है, पर याद रहता है तो डेफिनेटली उसका काफी फायदा आपको एग्जाम में मिलता है। ओके, सो इनको फटाफट कॉपी कर लेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑब्वियसली जो सबसे बेसिक है वो क्या है कि हीट सप्लाइड Q इज 0। फटाफट कॉपी कर लेंगे। सर हाँ सर ये इस प्रीवियस क्वेश्चन में जो आप कल करवाए थे सर, उसका थर्ड वाला में सर ऊपर वाला एडियाबैटिक था ना सर? मैंने उल्टा लिख दिया क्या आज? हाँ मैं सॉरी गलत लिख गया, ये ऊपर वाला एडियाबैटिक है, नीचे वाला आइसोथर्मल है, मेरी गलती, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम प्रेशर है ना। जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए हम लोगों ने कैलोरीमेट्री पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी की। यहाँ S क्या था, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, लेकिन ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको हम कहते हैं मास स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, मास स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर आपका Q इज इक्वल टू आप एम एस डेल्टा टी में ये जो आपका S है, दिस इज योर मास स्पेसिफिक हीट। ओके, बेसिकली इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, हीट रिक्वायर्ड पर केजी फॉर राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ओके, सो ये आपका मास स्पेसिफिक हीट है। सिमिलरली हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, जहां आप मास की जगह मोल यूज करोगे। क्या लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यहां पर आपका ये जो C है, दिस C इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, N है नंबर ऑफ मोल्स, C है मोलर स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T आपका चेंज इन टेम्परेचर है। आप यू लिख सकते हो, C की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो सर इसकी SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, भी SI यूनिट में ही काम आएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T यूज हो रहा है। अभी तक के हमारी इक्वेशंस में हम लोग हर टेम्परेचर T यूज कर रहे थे, यहाँ डेल्टा T यूज हो रहा है, इसलिए पर केल्विन भी यूज किया जा सकता है, पर डिग्री सेल्सियस भी यूज किया जा सकता है, जब तक डेल्टा T लगा रहे हो तब तक। अदरवाइज हमें पर केल्विन ही लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपका जो C है, जो भी C आएगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, जो भी आपका C आएगा आप उसको CV से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, CV से, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही वॉल्यूम को कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में V यूज करते हैं। ओके,
सो सी को अपन लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपका Q हो जाएगा N CV डेल्टा T। ऐसे लिखा जाता है। CV की वैल्यू क्या होती है बाद में देखेंगे, बट ये ऐसे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा जाता है। कौन सा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप लिखते हो Q इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। यहाँ CP क्या है आइसोबारिक प्रोसेस का? C क्या है? CP। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या बोलते हैं? प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ V था वो बता रहा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में जो P है वो बता रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप देखोगे तो Q तो 0 होता है, इसका मतलब आपका C 0 होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि Q 0 है इसलिए C आपका 0 होगा, बिना हीट के ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आपका डेल्टा T 0 होता है। आप कितनी भी हीट सप्लाई करो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका मतलब कि आपका C इंफिनिटी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे CV जो है वो FR/2 होता है, ये मैं आपको बता दूं, और CP आपका F+2R/2 होता है, ये भी मैं आपको लिख कर दे देता हूं। हालांकि इसको मैंने डिराइव नहीं किया है, हो सकता है आगे अगले स्लाइड में डिराइव कर भी रहा हूं, बट दिस इज व्हाट दीज आर द वैल्यूज ऑफ CP एंड CV। आपको याद रखना है CV कितना होता है FR/2 और CP कितना होता है F+2R/2। ओके, कोई दिक्कत? सर आइसोथर्मल में C इंफिनिटी होगा। हाँ, आइसोथर्मल में क्योंकि बेटा देखो आप अगर यूज करोगे Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, डेल्टा T तो 0 है क्योंकि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कितना हो गया 0, तो C कितना हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? C इन्फिनिटी हो जाएगा ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्फिनिटी होता है। ओके सर, हाँ सर CV इक्वल टू FR/2 है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर। हाँ, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स। देखो भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो को ही हम लोग गामा जो पढ़ रहे थे इतनी देर से, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो यही गामा क्या है बेसिकली, इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ये गामा आपका CP/CV के जैसे डिफाइन किया गया है। गामा की वैल्यू CP/CV होती है, कहानी खत्म। ओके, दैट इज इक्वल टू F+2 अपॉन F, जहां F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, कोई दिक्कत? आप अगर थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहां पे, आप इन मोलर स्पेसिफिक हीट्स को गामा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, CP और CV को। बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे CP और CV को इन टर्म्स ऑफ गामा, तो यू विल गेट दैट CV की वैल्यू होती है R अपॉन गामा-1 और CP की वैल्यू होती है गामा R अपॉन गामा-1। देखिए अभी मैं ये सारे फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सारे आपको याद करने हैं, सबके डेरिवेशन भी हम देखेंगे, बट आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इसलिए मैं बस बताया जा रहा हूँ। ओके, और लगे हाथ हम एक इक्वेशन और देख लेते हैं जिसका नाम है मेयर्स इक्वेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये सब हम डिराइव करेंगे, अभी सिर्फ लिखवाता जा रहा हूं मैं, ये सब आपको आना चाहिए। ओके,
सर हाँ सर वो CV इक्वल टू R बाई गामा -1 है सर। हाँ, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 होता है। इसी को गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो CP मिल जाएगा, क्योंकि CP कितना, गामा CV। देखो, आप इन दोनों इक्वेशंस को कैसे डिराइव कर सकते हो? मेरे पास जो मेयर्स इक्वेशन है क्या, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और दूसरी इक्वेशन है CP बाय CV इज इक्वल टू गामा। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप ऑब्वियसली CP और CV दोनों निकाल लोगे ना R और गामा के टर्म्स में, हाँ या ना? यस सर। बस वहीं से आया है ये दोनों इक्वेशन। आगे बढ़े। यस सर। लेकिन याद रखना है सारा इसी फॉर्म में, इसलिए मैं बिना डेरिवेशन के लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है डेरिवेशन लिखने का कई लोग बोलते हैं सर जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, बट ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि यार आप निकाल तो लोगे, बट होता क्या है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो आपको कुछ ऐसा चीज दिखता है जो अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं यहाँ पे ये वाली मैनिपुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको मैनिपुलेशन दिमाग में ही नहीं आएगा। ओके, इसलिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, जब मैं आपकी स्टेज पे था ना, मैंने ये फॉर्मूले याद नहीं किए थे शुरुआत में, मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी पूरा चैप्टर करने में, मेरे को बहुत टाइम लगा था। फिर मुझे धीरे धीरे जब ये फॉर्मूले याद हो गए तो मुझे लगा यार वो क्वेश्चन जो मैं आधे आधे घंटे में कर रहा था, मेरे को सोचने में इतना टाइम लग रहा था, वो 2-2 मिनट में हो रहे, 5-5 मिनट में हो रहे। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये सारे के सारे जितने भी बता रहा हूँ मैं, वो सब याद होने चाहिए। चैप्टर में थोड़े फॉर्मूले याद करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका, हम एटॉमिसिटी के हिसाब से CP, CV और गामा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे अगर कुछ निकालना होगा तो वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम F। तो मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ लिख रहा हूँ, आप एक काम करिएगा, यहाँ पे पहला कॉलम बनाइएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसके बाद CP, CV और गामा लिखिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा F लिखूंगा। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 3 होता है ना? तो आपका CV कितना हो जाएगा? 3R/2। CP कितना हो जाएगा? तो सर CP हो जाएगा आपका 5R/2। सिंपली इसमें R ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा ना, क्योंकि CP माइनस CV R होता है। कोई दिक्कत? डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो CV हो जाएगा 5R/2 और CP हो जाएगा, इसमें R जोड़ देंगे तो 7R/2। ट्राइटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो CV हो जाएगा 6R/2 मतलब 3R, और इसमें आप एक R जोड़ दोगे तो 4R हो जाएगा आपका CP। गामा क्या होता है? CP/CV, तो यहाँ आ जाएगा 5/3, यहाँ आ जाएगा 7/5, यहाँ आ जाएगा 4/3। इसकी वैल्यू 1.67, इसकी वैल्यू 1.4 और इसकी वैल्यू 1.33। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है और वैसे वैसे गामा डिक्रीज हो जाता है। एज atomicity increases, degree of freedom increases, which means that gamma decreases। ठीक है, अगर आप देखें तो गामा का फॉर्मूला भी है F+2/F, दैट इज इक्वल टू 1+2/F। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा गामा उतना ही छोटा होगा, राइट? कॉपी हो गया? ठीक है, अगला टॉपिक पे जाता हूं मैं। अगर हमारे पास एक, रुकिए सर, अच्छा, जल्दी जल्दी कॉपी करो।
हो गया सर। ओके। अगर हमारे पास एक सिंगल गैस नहीं है बल्कि गैसेस का मिक्सचर है, मतलब जैसे एयर है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो अगर सारे गैसेस का मिक्सचर है और मैं उस मिक्सचर ऑफ गैस के लिए Cp, Cv और गामा निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या तरीका है? तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा Cv मिक्स निकालने की, Cv ऑफ मिक्सचर। इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, देखो जब भी मैं हीट सप्लाई करूँगा तो क्योंकि गैसेस का मिक्सचर है, सारी गैसेस आपस में हीट एक्सचेंज कर रही हैं, तो हर एक टाइम पे सारी गैसेस का टेम्परेचर सेम होगा। इसलिए जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो बेसिकली सारी की सारी गैसेस कंज्यूम करेंगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू, अगर मैं Cv के बारे में बात करूं, मतलब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, राइट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखेंगे तो Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 Cv1 डेल्टा टी सबके लिए सेम है, प्लस N2 Cv2 डेल्टा टी प्लस N3 Cv3 डेल्टा टी एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 कॉमन इंटू डेल्टा टी। और Q होना कितना चाहिए था? Q होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ मोल्स N Cv मिक्स डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो आपका मेरे पास आ गया, दिस इंप्लाइज Cv ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर Cv मिक्स। बेसिकली आपने सिंपल अरिथमेटिक एवरेज निकाल लिया है, वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर का Cv हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Cp मिक्स निकालूंगा तो सेम प्रोसेस यूज करूंगा, मुझे क्या मिलेगा Cp मिक्स में कि आपका Cp ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू समेशन Ni Cpi अपॉन समेशन Ni, है ना बेटा। सिमिलरली कोई लिख सकता है कि सर गामा मिक्स हो जाएगा, गामा मिक्स विल बी गिवन बाय समेशन N1 गामा 1 अपॉन समेशन Ni गामा i अपॉन समेशन Ni। और जैसे ही वो लिखेगा पक्के से उसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इस हिसाब से एक ऑप्शन भी बना के जरूर दिया जाएगा। देखिए गामा का मतलब होता है Cp बाय Cv, so that is simply this Cp upon this Cv, so this is simply summation Ni Cpi upon summation Ni Cvi, that's it। ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा बनाया ना अपन ने, ये काम नहीं करेगा। अपने मन गढ़ंत फॉर्मूले मत बनाइएगा। Cp मिक्स और Cv मिक्स के यही फॉर्मूले हैं, गामा मिक्स का यही फॉर्मूला है। ओके, जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी करेंगे। अगर ये डेरिवेशन कॉपी करने की इच्छा नहीं है मत करो, सीधे ये फॉर्मूले कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो गया सर। हो गया, ठीक। नेक्स्ट है अपना डुलोंग एंड पेटिट लॉ। ये क्या कहता है सुन लो। ये कहता है कि एट रूम टेम्परेचर
एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर ऑल मेटल्स आर सेम एंड इज नियरली इक्वल टू 3R, दैट इज 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, क्या बोल रहा है? देखो इस पोर्शन का डुलोंग एंड पेटिट लॉ का आपके बाकी के इस चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, बस क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको बता दिया गया है। आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है इसलिए बोल दिया गया है। क्या कहता है कि अगर आप कोई भी मेटल लेंगे, ओके, उसका मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, मास स्पेसिफिक हीट नहीं ले रहे, ठीक है। किसी भी मेटल का अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट लेंगे तो सबका मोलर स्पेसिफिक हीट सेम होता है, सबका मोलर स्पेसिफिक हीट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है कहना चाहिए, क्योंकि सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, और इसकी वैल्यू जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3R, दैट इज 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है, ठीक है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहीं से भी आता है, इसलिए यहां पे बता देते हैं। अगर मैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि हर टेम्परेचर पे सेम होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पहले CV बहुत जीरो सा होगा, फिर तेजी से CV इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली 3R पे जाकर ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन पे जाके ये स्टेबल हो जाएगा, एसिम्पटोट बनाएगा। हर एक मेटल का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ही आता है CV वर्सेस टेम्परेचर का। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग CV देखने को मिलता है मेटल के लिए। CV का मतलब फिर से बता दे रहा हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर आपको S निकालना है तो S इज सिंपली CV बाय CV अपॉन मोलर मास। ओके, कोई दिक्कत? इसमें एक और खास बात है कि यार ये पहले तो बहुत कम था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जाने के बाद ना इसकी वैल्यू 3R हुई है। तो द टेम्परेचर अबव विच CV इज कांस्टेंट फॉर मेटल इज कॉल्ड डेवी टेम्परेचर। ये दिव्य टेम्परेचर है जिसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट हो जाता है एक मेटल का। ओके, फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको। ये ग्राफ भी बना लेंगे। इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है, इस पेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये कहीं और किसी और टॉपिक से मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका डिराइविंग प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का हमें प्रोसेस इक्वेशन डिराइव करना है। बेसिकली वी नीड टू डिराइव PV टू पावर गामा इज कांस्टेंट। ओके, कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए, हम बोलेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, Q आपका 0 है। Q 0 है, इसका मतलब कि आपका DU प्लस DW 0 है। इसका मतलब कि NFR डेल्टा T बाय 2 प्लस PdV आपका 0 है, ठीक है। दिस इंप्लाइज F बाय 2 को मैं अलग कर दे रहा हूं। NR डेल्टा T को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा NRT भी बोल सकता हूं, क्योंकि बाकी दोनों चीजें तो कांस्टेंट है। विच मीन्स अब डेल्टा NRT क्या हो जाएगा, डेल्टा PV, या डेल्टा क्यों लिखते हैं, D लिखते हैं ना इसको, F बाय 2 टाइम्स
DNRT कितना हो जाएगा, D PV प्लस P DV इज इक्वल टू 0. Now DPV will be equal to, this implies F by 2 times DPV कितना हो जाएगा सर, DPV हो जाएगा PDV प्लस VDP और प्लस PDV तो पहले से ही है. This implies F by 2 plus 1 PDV plus F by 2 VDP is equal to 0. इसके बाद क्या करेंगे, मैं बोलूँगा इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं F by 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा F plus 2 upon F टाइम्स PDV इज इक्वल टू माइनस VDP. मैंने पूरी इक्वेशन को F by 2 से डिवाइड कर दिया है. सो आई हैव, दिस इम्प्लाइज, ये तो बेसिकली हो गया गामा टाइम्स PDV माइनस V टाइम्स, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस VDP. दिस इम्प्लाइज गामा DV बाय V इज इक्वल टू माइनस DP बाय P. दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट तो मुझे मिलेगा, दिस इम्प्लाइज गामा ln V2 बाय V1 इज इक्वल टू माइनस ln P2 बाय P1. दिस इम्प्लाइज ln V2 बाय V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू ln P1 बाय P2, विच मीन्स P2 V2 टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 टू पावर गामा और PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आपका डेरिवेशन हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन का. ठीक है, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का ये डेरिवेशन है. ठीक है बेटा, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एफिशिएंट डेरिवेशन हो सकते हैं. मैं रटा हुआ रहता नहीं हूँ, मैं कभी कभी 2 स्टेप्स ज़्यादा लगती हैं, कभी 2 स्टेप्स कम लगती हैं. रट के तो मैं आया नहीं हूँ, है ना, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनिपुलेशन हो सकता है. बट Q इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जिससे आप यहाँ पहुँचोगे, इसका और PV इज इक्वल टू NRT इसका और PV इज इक्वल टू NRT, इन दो इक्वेशंस का यूज करके ही आप यहां तक पहुंच सकते हो. PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. आगे बढ़े. अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो हैंड रेज करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं निकले 5 सेकंड में. अगला है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे. देखिए जरा क्या होगा. अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो Q कितना है आपका, तो सर Q तो मेरा 0 है सर. ओके, तो इसका मतलब कि डेल्टा U प्लस W आपका 0 है. ओके, दिस इम्प्लाइज वर्क डन जो है वो सिंपली माइनस डेल्टा U है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U कितना होता है, डेल्टा U होता है NF R by 2 डेल्टा T, राइट.
ओके, नाउ मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में आंसर नहीं देना चाहता, मैं देना चाहता हूँ आंसर गामा के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें जरा तो ये आपका कुछ नहीं है, ये सी वी है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और आप माइनस एन सी वी को लिख सकते हो आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। आप ये भी लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू, अब एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकता है, एन आर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, माइनस तो है ही है, P2 V2 माइनस P1 V1 लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए तो जरा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर डेल्टा V आपका पॉजिटिव है तो ऐसे में वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है, और अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब आपका, क्योंकि डेल्टा U प्लस डब्ल्यू जीरो है, आपका डेल्टा U नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब कि डेल्टा U नेगेटिव का मतलब डेल्टा T नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। लास्ट क्लास से चल रहा है ना ये स्टेटमेंट, कि नहीं चल रहा है? यस सर। वैसे इसका एक और डेरिवेशन है वर्क डन का, जो मैंने फॉर्मूला निकाला ना, P2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, इसका एक और। हाँ सर, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग पर आपने कहा था हर समय नहीं होता वर्क। हर समय नहीं होता, जब हम लोग, अगर हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं और बहुत सारा हीट दे देंगे तो ऑब्वियसली गर्म हो ही जाएगा ना। यहाँ तो हीट नहीं दिया तो देखिए वो ठंडा ही हुआ, राइट। अगर हमने हीट नहीं दिया, सप्लाई किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए परफेक्टली ट्रू है, दिस इज परफेक्टली ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने अब जो आपको कहा था कि हमेशा एक्सपेंशन पे कूलिंग नहीं होती, तो उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि कब कूलिंग नहीं होगी, अगर आप अलग से हीट सप्लाई कर दोगे। मान लीजिए आप गैस एक्सपैंड को, इसे ठंडा होना चाहिए था, पर आपने जितना ठंडा होना चाहिए था उससे ज़्यादा हीट दे दी, तो ऑब्वियसली ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। तो बस उस केस में एक्सपेंशन होने पे कूलिंग नहीं होगी, अगर हीट सप्लाइड ज़्यादा हो जाए तो। बट अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो बाहर से, तो यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया है कि व्हेन नो हीट इज सप्लाइड देन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, राइट। हाँ या ना? वैसे आप ये जो मेरे पास वर्क डन आया है, इसका एक और डेरिवेशन आप ट्राई कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेरिवेशन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बुक्स में दे भी रखा होता है, नहीं भी दे रखा है तो आपको इतनी मैथ्स तो मैंने सिखाई है कि आप ये कर पाओ कि आपके पास वर्क डन निकालना था आपको, तो आप यूज करिए PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फिर लिखिए DW इज इक्वल टू PdV, ठीक है। इस कांस्टेंट को आप एक काम करिए, C लिख दीजिए, यहां से आप प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम टर्म्स में निकाल के यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज DW इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट C अपॉन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम टू पावर गामा DV। अब आप इसका यूज करते हुए वर्क डन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अंत में C की जगह PV टू पावर गामा डाल देना, ठीक है। ये खुद से पूरा ट्राई करके देख लेंगे एक बार, मैं पूरा अंत तक नहीं कराऊंगा। यहां पर एक चीज और किसी ने नोट करी कि सर डेल्टा U तो NCV डेल्टा T होता है,
तो हाँ बेटा, डेल्टा यू हमेशा ही एनसीवी डेल्टा टी होता है, ओके। क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सोचिए जरा, आपके पास क्यू कितना है, तो सर क्यू तो है आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब सीवी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के केस में वर्क डन कितना है, 0, तो क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू, और क्यू कितना होगा, एनसीवी डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी। समझ में आई बात? एंड दिस इज ऑलवेज, क्यों? क्योंकि u कैसा फंक्शन है, u एक स्टेट फंक्शन है, एज u इज अ स्टेट फंक्शन। ओके बेटा, ये इस इक्वेशन के लिए ऐसा नहीं है कि एडियाबैटिक में काम करेगा, आइसोथर्मल में काम नहीं करेगा, या आइसोबारिक में काम नहीं करेगा, ये इक्वेशन हमेशा काम करेगी, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में CV कब डिफाइंड है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन 0 हो गया, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, और Q कितना है, एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी, राइट? इजी है ना? आगे बढ़ता हूं। अगला है हमारा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, समझिए। हम लोग एक कंटेनर जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, लेट से, इसमें एक गैस भर के ले गए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कहां ले गए, स्पेस में, मतलब वैक्यूम है यहां पे, ठीक है। और उसके बाद हमने इस ढक्कन को रिमूव कर दिया, ठीक है, बस रिमूव कर दिया, यूं समझ लो गुब्बारे में भर के ले गए, गुब्बारा फोड़ दिया जाके। तो मुझे एक चीज बताइए, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये गैस का मॉलिक्यूल जो इधर मूव कर रहा होगा, ये क्या किसी दीवार से टकराएगा? किसी दीवार से टकरा के उसको डिस्प्लेस करेगा? नहीं, ये बस अपना सीधे निकल जाएगा, राइट। जो मॉलिक्यूल इधर आ भी रहा था वो इससे टकराया, टकरा के इलास्टिकली रिबाउंड किया, फिर इससे टकराया, इलास्टिकली रिबाउंड किया, फिर इससे टकराया, इलास्टिकली रिबाउंड किया, और अल्टीमेटली उसी वेलोसिटी से निकल गया, है ना। हाँ, बीच में हो सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया हो, तो उसमें वो कोलिजन भी कैसा होगा, इलास्टिक होगा, तो किसी भी केस में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। नहीं, ये गैस किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर रही है, राइट। तो ऐसे में क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन आवर गैस। इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो दिस इंप्लाइज बाय न्यूटन थर्ड लॉ, गैस भी किसी पे कोई फोर्स अप्लाई करके कोई वर्क नहीं कर रही। गैस इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस तो हो गया है 0। हीट हमने सप्लाई की नहीं है, क्योंकि बस स्पेस जाकर ढक्कन खोल दिया है, हीट हमने सप्लाई की नहीं है। इसका मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हो गया है 0। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन भी 0 होगा, हीट सप्लाइड भी 0 होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो मॉलिक्यूल इधर गया, इसको कोई रोकने वाला ही नहीं, ये जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और जाता ही चला जाएगा। सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन है, बस चले जाएंगे,
किसी से कोलिजन नहीं हुआ, किसी के ऊपर धक्का नहीं लगाया, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई एनर्जी नहीं मिली, किसी को कुछ एनर्जी नहीं दी, किसी के ऊपर कोई वर्क नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, कुछ भी हुआ ही नहीं, कोई इंट्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो एनर्जी काहे की चेंज होगी? तो ना तो आपका गैस कोई वर्क करेगा फ्री एक्सपेंशन के केस में, नहीं आपका गैस कोई हीट कोई अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, क्योंकि हमने कोई हीट तो सप्लाई करी नहीं। ओके, अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में आ सकता है कि अगर आइडियल गैस है जिसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस केस में इस ढक्कन को खोलने के बाद डेल्टा यू जीरो होगा, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, बट ओनली फॉर आइडियल गैस। पर अगर आप रियल गैस के बारे में बात करोगे तो फॉर रियल गैस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये अगर उधर जाएगा तो इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इस केस में लग रहा है मुझे कि इंक्रीज होगा, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से जा रहा है उधर, मान लेते हैं इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, तो इंक्रीज होना ही होना है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो मतलब कि अट्रैक्शन के अगेंस्ट मूव किए हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होगी रियल गैसेस। ठीक है, डेल्टा पी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और डेल्टा के आपका नेगेटिव आएगा। क्यों डेल्टा पी पॉजिटिव आएगा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस हमेशा एक्सपेंशन पे इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्दो अगर रियल गैस है तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आएगा। ओके, समझ में आया है ये कि नहीं समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा यू भले ही नाम हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन यू देते हैं, ये यू पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये गैसेस की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और आइडियल गैस के केस में ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दे मुझे। कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूं, एग्जाम्पल है, फटाफट ट्राई करेंगे। इसको कॉपी करिए, पढ़िए, समझिए और मुझे आंसर भी बताइए, मैं यहीं पर हूं।
जल्दी बोलो, आ जाना चाहिए देर में आंसर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में बड़ा है। देखो भाई क्या हो रहा है कि यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, मान लेते हैं हम, ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्या है कि ये वॉल्यूम V को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। कंटेनर है, टोटल वॉल्यूम 2V का है, इसको हमने दो पार्ट से डिवाइड कर रखा है यूजिंग अ मेम्ब्रेन और या पार्टीशन जो भी है, और ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली टक 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 मूव कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। क्या हो रहा है कि ये पार्टीशन में कोई ओपनिंग थी जिसमें वॉल्व लगा हुआ था, हमने वॉल्व को हटा दिया, तो क्या होगा, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं। राइट साइड में ओरिजिनली क्या था, तो वैक्यूम था। अगर हम इस पार्टीशन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये गैस जो पहले V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखी थी अब 2V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो आपका डेल्टा Q, आपने कोई हीट तो सप्लाई करी नहीं, डेल्टा Q 0 है, वर्क डन किया नहीं क्योंकि किसी के ऊपर फोर्स लगाया नहीं गैस मॉलिक्यूल्स ने, तो वर्क डन भी 0 है, और आपका इसलिए डेल्टा U भी 0 होगा। इसका मतलब T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल दैट इज इक्वल टू T, जो क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, अब पूछा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी पूछा है। ऑब्वियसली इनिशियली आपका जो प्रेशर P था उसके लिए आप बोल सकते थे PV इज इक्वल टू nRT। अब जो भी प्रेशर P फाइनल है उसके लिए आप क्या लिख सकोगे, P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू nRT फाइनल। दिस इंप्लाइज P फाइनल इंटू V फाइनल इज 2V इज इक्वल टू T फाइनल इज T, तो nRT, विच मीन्स अगर आप सिंपली इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यू विल गेट P फाइनल इज इक्वल टू P बाय 2। ठीक है, वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन था, सिर्फ दिखने में बड़ा है ना। किसी ने कुछ तो पूछा है मुझसे, हाँ आयुषी आपका आंसर एकदम सही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, तो सर देखिए यार, अपन लोगों ने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हैं, हम लोग पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा, हम लोगों ने वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा, हम लोगों ने टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस पढ़ा। हमारा बेसिकली इसमें हर अलग अलग केस में डेल्टा Q, डेल्टा U, W और प्रेशर कांस्टेंट वाला अलग केस
ये सारे कवर हो चुके हैं। हम अब कुछ थोड़ा सा जनरलिटी, ये भी जनरल प्रोसेस नहीं बट थोड़ी सी जनरलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में इसी सिंपल इक्वेशन, ऐसी सिंपल इक्वेशन ही बनाएंगे, बट पी वी टू पावर गामा की जगह हम लोग क्या बोल देंगे, पी वी टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देंगे। अगर पी वी टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो हम इस प्रोसेस के लिए क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भैया, इस प्रोसेस के लिए भी ऑब्वियसली आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, है ना। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो अपना लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। हम यहाँ पर देखिए डी यू निकालने के लिए हमें बस टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, एन सी वी डेल्टा टी होता है। हम अभी तक सीख चुके हैं डी यू निकालना क्या होता है, एन सी वी डी टी, ठीक है। डी क्यू को आप एन सी डी टी से निकाल सकते हो और डी डब्ल्यू भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो इस केस में, डी डब्ल्यू निकालना है तो सी हमें पता नहीं है तो ये हमें फॉर्मूला नहीं मालूम है, ओके। हम लेकिन यहाँ पे डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हम नहीं निकाल, हमें निकालना नहीं आता, ये निकालना आता है। डी डब्ल्यू निकालना अगर सीख जाएंगे तो ये भी निकाल लेंगे आराम से, इनफैक्ट सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, डी डब्ल्यू को आप यूज करोगे पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, पी डी वी, और यहां पे आप पी वी टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू, वहां पर क्या था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन था, यहां पे गामा माइनस वन की जगह x माइनस वन आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इसमें एक कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 1 हो, क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तब तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए हमारे लॉग वाले केस में चले जाते हैं हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एक्स माइनस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो डी क्यू है वो कितना हो जाएगा, डी क्यू क्यों, सीधे डेल्टा क्यू पे आ जाते हैं, डेल्टा क्यू आ जाएगा एन सी डेल्टा टी, आपका डेल्टा यू आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ये डी टी नहीं है, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू जो आ रहा है या वर्क डन जो आ रहा है वो आ जा रहा है माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। तो ऑब्वियसली आपका n पूरा कॉमन आके कैंसिल हो गया, डेल्टा टी भी पूरा कॉमन आके कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन बन गई c इज इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, अगर ध्यान दें आप तो CV कितना था, तो सर CV था R अपॉन गामा माइनस वन, उसमें से R अपॉन एक्स माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका C बन गया, ओके।
अगर आपको ये याद है तो सिंपल इक्वेशंस अगर कोई भी बन रही है आपकी प्रोसेस की, तो आप उसका आराम से C निकाल सकते हो, Q निकाल सकते हो, W निकाल सकते हो, अगर आपको बस ये वाली इक्वेशन याद है तो। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन, Q वगैरह निकाल सकते हैं। C भी पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉपी हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ है तो हैंड रेज करो 5 सेकंड के अंदर। हो गया सर। ओके, सो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल टू CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, राइट। यहाँ तक मैंने इसका डेरिवेशन भी करवा दिया, तो ये फॉर्मूला याद तो रखना ही है। मैंने अलग से स्लाइड बनाई थी, सोचा था डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बट हो गया गलती से मुझसे डिराइव, कोई बात नहीं। C इज इक्वल टू CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे बाकी सब कुछ तो ड्राइव करके दिखाया, CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस वन है या FR/2 है, ये मैंने ड्राइव करके नहीं दिखाया। तो एक बार मैं काम करता हूँ, इसकी जगह मैं एक आप नया स्लाइड लिख लेंगे, डेरिवेशन ऑफ CP एंड CV इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F। ये मैंने अभी तक नहीं कराया है। मैं ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग गया, मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ छोड़ दी है। तो ये साइड में लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस टॉपिक नहीं आएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से आएगा, बट फिर भी ये जरूरी है इसलिए मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए CP और CV मुझे निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम F की टर्म्स में, ये F है, ओके, ध्यान दो, ये F है। क्या होगा देखिए, हमें पता है कि आपका, अगर मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट केस के बारे में बात करूं, मतलब मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आपका वर्क डन तो होता है 0, ठीक है। तो आपका Q आएगा कितना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, W हो गया 0, तो Q इज इक्वल टू आपका डेल्टा U हो गया। नाउ Q होता कितना है, Q सर होता है NC डेल्टा T, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस C को हम CV बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। दिस इंप्लाइज NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U, हमने यहां डिराइव कर लिया तुरंत, फिर से डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, कभी भी किसी भी केस में, ठीक है। अब ये जो डेल्टा U है ये होगा क्या, हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं NFRT/2, तो डेल्टा U हो जाएगा NFRT फाइनल बाय 2 माइनस NFRT इनिशियल बाय 2, विच मीन्स NCV डेल्टा T इज इक्वल टू NFR/2, ये तो कॉमन आ गया, T फाइनल माइनस T इनिशियल इज डेल्टा T। सो क्लियरली हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज CV इज इक्वल टू FR/2। जो फॉर्मूला मैंने बिना डेरिवेशन के सबसे पहले लिख दिया था, ये उसका डेरिवेशन है, ओके। मुझे लगा था कोई ना कोई स्लाइड मैंने जरूर बनाई होगी बट नहीं बनाई हुई है, कोई बात नहीं। CV कितना आ रहा है, FR/2 है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं CP निकालने के लिए, जहां प्रेशर आपका कांस्टेंट है, ओके। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे में वर्क डन कितना होता है, सर वर्क डन होता है P डेल्टा V, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें टेम्परेचर के टर्म्स में जाना है, तो मैं इसको NR डेल्टा T भी कह सकता हूं। तो ऐसे में आपका Q हो जाएगा डेल्टा U प्लस W, विच मीन्स NCP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U कितना है, डेल्टा U होता है सर NCV डेल्टा T होता है हमेशा ही, प्लस W कितना हो गया, W हो गया बेटा NR डेल्टा T। दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू CV प्लस R, यही आपकी मेयर्स इक्वेशन का डेरिवेशन है। और इसके अंदर मैं अगर CV की वैल्यू ये डाल दूंगा, कहाँ गया CV की वैल्यू, हाँ CV की वैल्यू अगर मैं ये वाली उठा के यहाँ डाल देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू F प्लस 2 R/2, एंड ऑब्वियसली इन दोनों का यूज करके आपको मिल जाएगा गामा इज इक्वल टू
एफ प्लस 2 अपॉन एफ या फिर 1 प्लस 2 बाय एफ। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। इन चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, इन डेरिवेशंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब बैठ के रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा मैं। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेने का मतलब आप इस पे मतलब खुद से डिराइव करेंगे इनको जितना डिराइव होता है। ओके, फिर चेक करेंगे आपका डेरिवेशन सही है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने। थोड़ी प्रैक्टिस करने का मतलब सच में खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, बैठ के रट्टा मारना नहीं। जब डेरिवेशन में दिक्कत हो, डेरिवेशन देखिए जो मैंने कराया है, कंपेयर करिए कि कहाँ गलती हो रही है, ध्यान रहेगा, सीखोगे भी, मैनिपुलेशंस भी सीखोगे, छोटी मोटी मैनिपुलेशंस, और डेरिवेशन तो याद हो ही जाएगा। याद नहीं करना बट याद हो जाएगा। ओके बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। आगे बढ़ रहा हूं फिर। सर हाँ बेटा। सर वो v इक्वल टू एफ प्लस 2 बाई क्या लिखा है सर? थोड़ा हेजी आ रहा है। कौन सा? इधर लेफ्ट में कि राइट में? सर वो वाला सर, v इक्वल टू एफ प्लस cp वाला सर, v इक्वल टू एफ प्लस 2 बाई। v नहीं है, गामा है बेटा। गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2 अपॉन एफ। गामा है ये, v नहीं है। cp आ गया अपना, cv आ गया, डिवाइड करोगे तो गामा आ जाएगा ना। ओके सर। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अच्छा हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख रहे थे, c इज इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। इस फॉर्मूले को एक बार और इसी फॉर्मूले पर अपना कंसंट्रेशन बैठाइए कि सी वी में से आर अपॉन एक्स माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जहां पी वी टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, उस प्रोसेस का हमें c पता चल जाता है। c पता चल जाएगा तो q पता चल जाएगा, राइट। हमेशा ध्यान रखेंगे q कितना होता है, q होता है एन सी डेल्टा टी। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला है पी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो भैया, हम देखो इसमें बहुत सारे प्रोसेस का हम मोलर स्पेसिफिक हीट दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीके से निकाल सकते हैं, बट मैं इन सारे प्रोसेस में आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर करके मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू कितना है, 3 है, इसलिए आपका c हो जाएगा सी वी माइनस आर अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज सी वी माइनस आर बाय 2। समझ में आई बात? सिंपल है कि नहीं है? हाँ है ना? बोलो। सेकेंड प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब आपका x की वैल्यू हो गई 1, इसलिए c हो गया सी वी माइनस आर अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना भी हीट देते रहो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको दे रखा है पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब x की वैल्यू गामा ही हो गई, देयरफॉर c हो गया। सर हाँ बेटा। सर सेकंड वाले में सर ये भी लगा सकते थे कि डेल्टा टी 0 होती है तो बेटा c मुझे इन्फिनिटी पता है, मैं तो वो पहले होती करा है। चुका हूँ ना आपको कि डेल्टा टी 0 है तो c इन्फिनिटी होगा, ये तो मैं पहले करा चुका हूँ ना।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का यूज करते हुए भी इन सबका मैं सी निकाल सकता हूं। ओके, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं, सिर्फ मेहनत करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद हो ये फॉर्मूला। इन प्रोसेसेस के लिए ये प्रोसेस हमने पहले पढ़े, इनके लिए हम क्यों पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का यूज करेंगे, बट मैं फिर भी इन प्रोसेस में आपको अप्लाई करा के दिखा रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ही सब केसेस है। ठीक है, ओके। फोर्थ, अच्छा थर्ड प्रश्न क्या होगा, पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब एक्स की वैल्यू गामा हो गई, इसका मतलब सी कितना हो गया, सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस सॉरी आर अपॉन गामा माइनस वन, और आर अपॉन गामा माइनस वन कितना होता है, सी वी होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ओके, नेक्स्ट है आपका पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पी स्क्वायर वी क्यूब को अगर कांस्टेंट दे रखा है तो ये हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर का पावर 1 बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो जाएगा P V टू पावर 3/2 इज कांस्टेंट का रूट विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। इसका मतलब आपका x हो गया 3/2 विच मीन्स आपका C हो गया CV माइनस R अपॉन 3/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू CV माइनस 2R। ओके, फिफ्थ, सर हाँ प्लीज बताइए ना सर, पी स्क्वायर वी क्यूब का कैसे आप पीवी 3/2 किए? मेरी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। मुझे दे रखा है पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इस फॉर्म की खास बात क्या है कि प्रेशर का पावर 1 है, प्रेशर का पावर कितना है, 1 है, तो प्रेशर का पावर मेरे को 1 बनाना है, जबकि यहां है कितना, 2 है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ रूट ले लिया, रूट पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रूट इज अगेन द कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज पी वी टू पावर 3/2 इज अ कांस्टेंट विच मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो x की वैल्यू मैंने 3/2 सब्स्टिट्यूट करी, मेरे को c मिल गया cv माइनस आर अपॉन 3/2 माइनस 1 दैट इज cv माइनस 2r। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो अब, क्योंकि मुझे p v टू पावर x की फॉर्म में चाहिए, मेरे को प्रेशर के पावर 1 चाहिए, यहां प्रेशर का पावर 2 है, इसलिए मेरे को रूट लेना पड़ा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया तो बता दो, नहीं समझ में आया तो भी बता दो, वापस एक्सप्लेन करूंगा। किसी को नहीं बोलना, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ गया, क्योंकि आपका प्रेशर का फॉर्म यहां पे आपको पी स्क्वायर वी क्यूब है और आपको कन्वर्ट करना है पी वी टू पावर एक्स में। समझ में आई बात? प्रेशर का पावर 1 होगा, फिर जब प्रेशर का पावर यहाँ पे 1 करोगे तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी तभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है सर, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया सर, इसमें तो वॉल्यूम आया ही नहीं। ओके, कोई बात नहीं, दिस इंप्लाइज p v टू पावर 0 इज ए कांस्टेंट, है ना, बोल दिया करो यार। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हो गई 0, इसका मतलब c हो गया cv माइनस r अपॉन 3/2 माइनस 1 इज 3/2 नहीं सॉरी, r अपॉन x की जगह 0 जाएगा तो 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cv प्लस r दैट इज कॉल्ड cp, राइट। सिक्स्थ, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके भैया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ध्यान दीजिए, मेरे को तो प्रेशर का पावर 1 चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं p टू पावर 0 वॉल्यूम इज इक्वल टू
कांस्टेंट, लेकिन यहाँ तो p की पावर 0 है, मुझे को p की पावर 1 चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, p की पावर 1 बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ इनफाइनाइट पावर तक लेके जाना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू p टू पावर 1 v टू पावर इंफिनिटी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ओके, यस सर। इसका मतलब x कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, तो c कितना हो गया, c हो गया cv माइनस r अपॉन इंफिनिटी माइनस 1, दैट इज सिंपली cv। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सेवंथ में आपको दे रखा है पी टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। हमें तो पी वी चाहिए था, यहाँ टी आ गया, टी को हटाना है, उसकी जगह प्रेशर और वॉल्यूम डालना है। तो मैंने बोला यार मेरे पास एक और इक्वेशन क्या है जो हमेशा काम आती मेरे, जब भी मेरे को संशय होता है, तो वो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्योंकि एन और आर कांस्टेंट है, इसलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसलिए मैं टेम्परेचर की जगह पी वी डाल सकता हूँ। दिस इंप्लाइज पी इंटू पी वी का स्क्वायर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, which means p cube v square is a constant. This implies p v to power 2 by 3 is a constant, which means x is equal to 2 by 3, which means c is equal to cv minus r upon x minus 1 is 2 by 3 minus 1, that is equal to cv plus 3r। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप C निकाल सकते हो। C निकल जाएगा तो ऑब्वियसली आप Q निकाल लोगे, Q निकाल लोगे आपको ऑब्वियसली, मतलब बेसिकली मैं एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हर केस हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि आपने C निकाल लिया, C निकाल लिया तो आपका Q आ गया, NC डेल्टा T, डेल्टा U पता ही है, NC डेल्टा T, तो अब वर्क डन हो जाएगा कितना, वर्क डन हो जाएगा एन सी माइनस सी बी डेल्टा टी। अगर आप सी माइनस सी बी भी याद कर सकते हो, आप सीधे वर्क डन का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? बताया ही था ना, क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? भूल गए? माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस 1। आप ये भी याद कर लोगे तो सारा सारा निकल जाएगा। ये याद कर लोगे तो आप आसानी से सी भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में, एक सेकंड बेटा, अगली क्लास में हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ना आपके सिलेबस में उतना नहीं है जितना मैंने पढ़ा दिया, बट अगर मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि कोई भी नया क्वेश्चन अगर बनाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बना दे। यूज नहीं करेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की नॉलेज, बस लिख देगा कि प्रोसेस गैस फॉलोज अ प्रोसेस दैट इज गिवन बाय दिस। अब कैलकुलेट करो कुछ कुछ। अब जिसको ये याद नहीं होगा वो बैठ के इंटीग्रेशन करेगा, और जिसको याद होगा वो सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेगा। राइट, हाँ या ना? यस सर। इसलिए बता दिया है, और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइकिल। हाँ बेटा बोलिए। सर जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें r बाई इंफिनिटी माइनस 1 0 हो जा रहा है क्या? आर अपॉन किसी को भी इंफिनिटी से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा ना बेटा। हाँ सर। तो 0 हो गया, और क्या। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपको अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस, जो इस चैप्टर का सबसे 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइक्लिक प्रोसेस
से के साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अगली क्लास में कवर करनी है, ठीक है। तो अगली क्लास से मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी कह सकता हूँ कि जेई मेन में अगर 6 सिटिंग्स होती हैं, दोनों अटेम्प्ट मिला के 12 सिटिंग्स, तो 12 सिटिंग्स में से कम 6 सिटिंग्स में एक क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस से आएगा, ठीक है। कम से कम हो सकता है 12 के 12 में आ जाए, ओके। और साइक्लिक प्रोसेस तब तक नहीं बनेगा जब तक सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस आपको नहीं आते हो। तो आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से बैठ के आज ही रिवाइज करिए, आज ही रिवाइज करिए। इंतजार करोगे तो सब निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। आज ही रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सब का यूज़ करने वाले हैं, जो भी अभी तक पढ़ा है हमने इस चैप्टर में सब कुछ यूज़ हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। और होपफुली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आएगा, ठीक है बेटा। Okay, और sir. नेक्स्ट क्लास काफ़ी इन्वॉल्विंग भी होगी, आप लोगों को मेहनत भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा। अगर मुझे लगा कि आप लोग उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे तो मैं उसी पोर्शन को 2 क्लास में ख़त्म करूँगा, ओके। Okay, sir. चलो फिर अभी क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।